डियर स्टूडेंट्स, वर्ब का क्लासिफिकेशन आज हम इस वीडियो में देखेंगे। और काफ़ी मटेरियल काफ़ी इधर उधर से और बुक से इकट्ठा किया गया है। तो पहली चीज़ तो ये जो क्लासिफिकेशन किया गया है इसमें क्या करते हैं, कहीं मेन वर्ब में फाइनाइट नॉन फाइनाइट कर देंगे, फिर इसमें कहीं कुछ कर देंगे। मेरा मानना ये है कि वर्ब का एक तरह का क्लासिफिकेशन दूसरे तरह के क्लासिफिकेशन से उसमें लिंक नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि वर्ब का जितना भी ये क्लासिफिकेशन हुआ है जो आपके सामने दिख रहा अभी, ये सारा का सारा क्लासिफिकेशन जब जैसी जरूरत होती है उस हिसाब से उसका कर लिया जाता है। ठीक है ना। जैसे एक क्लास के बच्चे हैं तो सबसे पहले उसके लिंग या सेक्स के आधार पर है कि ये लड़की है ये लड़का, उस आधार पर क्लासिफिकेशन। फिर धर्म के आधार पर क्लासिफिकेशन इसी क्लास में बच्चों का किया जाता है ना। या फिर हाइट के आधार पर क्लासिफिकेशन, या उनके जो परीक्षा में एग्जाम में नंबर आते हैं उसके हिसाब से क्लासिफिकेशन, है ना। तो या वेट के आधार पर क्लासिफिकेशन। तो इन सारे जो क्लासिफिकेशन के जो बेसिस हैं उनका आपस में कोई लिंक नहीं होता है, वो जैसी नीड होती है उस हिसाब से उनको कर लिया जाता है। एंड सो इज द केस विद द वर्ब। क्लियर। सो ये चीज यहाँ पे आती है। सबसे पहले जो मेन क्लासिफिकेशन है बच्चों को वेरी बिगिनिंग से ही सिखाया जाता है, बिल्कुल शुरुआत से, वो होता है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब को यहाँ दो नामों से बुलाते हैं, एक तो आपका ऑक्सिलरी वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब। तो ये हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब तीन प्रकार की होती है। देयर आर ऑफ थ्री काइंड्स, मींस ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब। अब ये ऑक्सिलरी या मेन वर्ब, ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब, ये तीन तरह की होती है। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब और मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब। इनको देख लेते हैं। जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब हैं वो तीन शब्दों की बनी हुई होती हैं, बी, हैव और डू। डू से तीन होती हैं, डू, डज, डिड, तीन होती हैं। हैव से तीन होती हैं, हैव, हैज और हैड होती है ना। डू की कौन कौन सी है, डू, डज और डिड। हैव की कौन सी है, एक हैव हो गई, एक हैज हो गई और पास्ट में हैड हो गई। और बी के बहुत सारे हैं, बी है, फिर आपका इज, आर, एम, वाज, वर और बीन, और इतना ही होता है बस। ये इस तरह से। तो ये बी, हैव और डू, ये तीन शब्दों से मिलकर के ये प्राइमरी वर्ब्स, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब बनती है। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आप जानते ही हो, कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड, विल, शैल, जो भी है आती हैं, ऑट टू, मस्ट, ये सब किसमें आ जाती हैं, मॉडल ऑक्सिलरी में। मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब वो होती हैं जो मार्जिनल माने जानते ही हो कि कभी मेन वर्ब बन जाए और कभी हेल्पिंग वर्ब बन जाए, माने मॉडल की तरह कार्य करने लगे। तो इसमें आपकी तीन वर्ब आती है। कौन कौन सी, एक यूज्ड टू आता है, एक नीड आता है, नीड कभी मॉडल भी होता है और कभी मेन वर्ब की तरह भी कार्य करता है, और एक डेयर भी होता है। ये इसमें तीन ये इसमें आती हैं, ये मार्जिनली ऑक्सिलरी वर्ब में। क्लियर। अब आती है मेन वर्ब। तो मेन वर्ब में आप देखिए, मेन वर्ब के ये डिफरेंट डिफरेंट नाम है, चीज एक ही है। मेन वर्ब कह लो, प्रिंसिपल वर्ब कह लो, फुल वर्ब कह लो, ऑर्डिनरी वर्ब कह लो, या लेक्सिकल वर्ब कह लो, एक ही बात है ये यहाँ पे। क्लियर। अच्छा, इसके बाद में अगर इनका डिवाइडेशन करें तो ये क्लियर डिवाइडेशन हो जाता है, जिसका लिंक भी है, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जिसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, इंट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जिसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता है, कंप्लीमेंट आता है या फिर कुछ भी नहीं आता है। अब ये कंप्लीमेंट क्या होता है और ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट में डिफरेंस कैसे करेंगे, इसके लिए वीडियो अलग से डला हुआ है, इसकी प्लेलिस्ट है, उसमें हम देख लेंगे। ठीक है, हम देख सकते हैं। उसके बाद जो सेकंड क्लासिफिकेशन इन्होंने किया है, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब, इसका भी वीडियो अपने पास उपलब्ध है, इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब वो होती हैं जो नंबर या वचन के हिसाब से असर जिन पे पड़ जाए, इफेक्ट पड़ जाए, या फिर टेंस के हिसाब से जो चेंज हो जाए, या नंबर या वचन के हिसाब से चेंज हो जाए, उनको फाइनाइट कहते हैं।
और जिन पे नंबर और टेंस का कोई असर ना पड़े, यानी वचन और टेंस का कोई असर ना पड़े, उनको नॉन फाइनाइट कह देते हैं। तो उनके लिए भी अपने पास पर्याप्त डिटेल में और 5-6 वीडियोज आर देयर, सो यू कैन सी देयर। अच्छा, उसके बाद में ये इनका जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना, इनका जो है आपस में कभी लिंक है कभी लिंक नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूं ये वर्ब के डिवाइडेशन के 9 अलग अलग बेस हैं। यहां पे बेस के लिए क्या लिया था, मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब वाला बेस लिया था। यहां पे बेस के लिया है, क्या लिया है, नंबर और टेंस से इफेक्ट पड़ता है या नहीं पड़ता है। यहां पे क्या बेस लिया है, ये देखिए, यहां पे ये बेस लिया है फैक्टिटिव वर्ब्स हैं। फैक्टिटिव वर्ब्स वो होती हैं जिनके बाद कॉम्प्लीमेंट आता है, यानी इंट्रांजिटिव भी कह सकते हो, लेकिन इन्हें इंट्रांजिटिव नहीं कह सकते पूरी तरह से, क्योंकि इसमें इंट्रांजिटिव वर्ब भी आती है और ट्रांजिटिव वर्ब भी आती है। तो इनको अगर देखते हैं ये मामला क्या है, देखिए यहां पे इंट्रांजिटिव वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। प्रेडिकेट तो जानते ही हो, सेंटेंस के दो भाग होते हैं। देयर आर टू पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस, वन इज सब्जेक्ट एंड द रेस्ट ऑफ द पार्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। बचा हुआ पार्ट जो है वो प्रेडिकेट कहा जाता है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दो चीजें। तो इसमें जो है इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन, जिसको हम सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट भी कहते हैं, ये वीडियो आपको मिल जाएगा, इसी चैनल पे उपलब्ध है। ट्रांजिटिव और नॉन ट्रांजिटिव वर्ब का डिफरेंस देखोगे, वहीं पे इसको समझा दिया गया है, क्योंकि ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव का कंप्लीमेंट और ऑब्जेक्ट से रिलेशन बहुत ज्यादा है, तो वो वहां बताया गया, आप देख सकते हैं उसको, ठीक है, इसी प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा। तो इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, माने ऐसा कॉम्प्लीमेंट जो सब्जेक्ट को बताए। जैसे मैं कहता हूं, समझाने के लिए यहां पे लेते हैं, आई एम ए टीचर, आई एम ए टीचर। तो अब ये टीचर किसको बता रहा है, सब्जेक्ट को बता रहा है ना, तो ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये कंप्लीमेंट होगा, लेकिन बता किसको रहा है, सब्जेक्ट को, तो इसे सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। तो इस स्थिति में ये फैक्टिटिव वर्ब हो गई। कौन सी वाली स्थिति में, इंट्रांजिटिव वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन वाली स्थिति, क्योंकि अगर ये टीचर हटा दो तो इसका प्रेडिकेट कंप्लीट नहीं होता है, अगर ये टीचर यहां से छोड़ दें तो ये कंप्लीट नहीं होता है, ठीक है ना। देखो, सीता लुक्स ब्यूटीफुल, सीता लुक्स ब्यूटीफुल। अब यहां पे आप देखिए, ब्यूटीफुल कौन है, सीता है ना। तो इसको हम चूंकि यहां पे ये नाउन ही नहीं है, इसको ऑब्जेक्ट नहीं कह सकते, कंप्लीमेंट कह सकते हो। कंप्लीमेंट मॉडिफाई किसको कर रहा है, सब्जेक्ट को कर रहा है ना, तो ये भी वर्ब इसी में आ जाएगी, इंट्रांजिटिव वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन में। बात आ गई समझ में। तो इसमें भी ये सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, ये भी सब्जेक्ट को बता रहा है और ये भी सब्जेक्ट को मॉडिफाई कर रहा है, दोनों ही सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। इनके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे, क्लियर, आपको जल्दी ही मिल जाएगा, तो उसमें ज्यादा डिटेल से ले लेंगे। अच्छा, अब आती है ट्रांजिटिव वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। तो इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट आता है, माने ऑब्जेक्ट भी आएगा और कॉम्प्लीमेंट भी आएगा। वो यहां पे कॉम्प्लीमेंट किसको बता रहा है, सब्जेक्ट को, उसमें कॉम्प्लीमेंट किसको बताएगा, ऑब्जेक्ट को। एग्जांपल हम ले लेते हैं, यहां पे इस जगह में ले लेते हैं, ये जगह थोड़ी बची हुई है यहां पे, इसी के लिए शायद बच गई है। देखिए, देखो, द डायरेक्टर मेड मी प्रिंसिपल। अब देखिए, डायरेक्टर ने मुझे प्रिंसिपल बनाया, तो मी जो है ऑब्जेक्ट है, क्योंकि डायरेक्टर मी तो नहीं है, लेकिन प्रिंसिपल कौन बन रहा है, मी बन रहा है यहां पे। तो ये प्रिंसिपल क्या हो गया, मी का कंप्लीमेंट हो गया, तो ये ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो यहां पे मेड को क्या कह देंगे, ट्रांजिटिव वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन, क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब इसलिए है कि मेड को ऑब्जेक्ट मिल गया, इसलिए ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। और इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन इसलिए है कि अगर प्रिंसिपल हटा दो तो सेंटेंस का अर्थ ही नहीं निकलता। डायरेक्टर मेड मी, डायरेक्टर ने मुझे बनाया, अब आगे हम सेंटेंस कंप्लीट नहीं है, सेंस भी कंप्लीट नहीं है, इसलिए इसे इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन कहा गया है। ऑब्जेक्ट आने के बाद भी अगर प्रिंसिपल ही ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट लगा दिया जाए तो हो जाता है। अब इसको ऑब्जेक्टिव क्यों कहते हैं, मैं एक बार फिर रिपीट कर दूं, क्योंकि ये मी को
मी ही है जो प्रिंसिपल के रूप में दोबारा आ गया है। क्लियर? और यहाँ पे सब्जेक्ट आ रहा था। तो ये दोनों चीजें क्लियर हो गई, और ज्यादा दूसरे वीडियो में किसी में देखेंगे। उसके बाद आता है नंबर लिंकिंग वर्ब और नॉन लिंकिंग वर्ब। किसका वीडियो आता है? हाँ नेक्स्ट वीडियो मैंने भूल गया, आई एम सॉरी, ये इसके लिए बोल रहा हूं। नेक्स्ट नंबर है नंबर 4। तो उसमें बनाया गया है कि वर्ब किसको इफेक्ट कर रही है, किससे जुड़ रही है। अगर वर्ब एक ही चीज से जुड़ रही है, जो सब्जेक्ट है उससे जुड़ रही है, तो उस वर्ब को लिंकिंग वर्ब कहेंगे। क्या कहेंगे? लिंकिंग वर्ब कहेंगे। और अगर वर्ब सब्जेक्ट का किसी अन्य चीज के दो के बीच में आ जाती है, दो के बीच में जुड़ाव करती है, तो उसको कह देंगे नॉन लिंकिंग वर्ब। और वैसे भी आप जानते हो लिंक माने जोड़ना। जैसे एग्जांपल हम फिर लेते हैं, ये चीज यहीं पे फिर आ जाएगी, फैक्टिटिव वर्ब से ही आ जाएगी। इंट्रांजिटिव वर्ब में ये सारी आती हैं, उसी में से मैं बात कर रहा हूं। देखिए लिंकिंग वर्ब और नॉन लिंकिंग वर्ब। देखिए जब मैं कहता हूं सीता इज ए टीचर, तो ये लिंकिंग वर्ब हो गई। क्यों हो गई? कि सीता इज ए टीचर। सीता कौन है? टीचर। टीचर कौन है? सीता। तो ये वर्ब केवल सीता को प्रभावित कर रही है, सीता से प्रभावित हो रही है, माने उसे टीचर से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि टीचर भी सीता ही है। मींस इस तरह से समझिए कि अगर ये कंप्लीमेंट यहां आ जाता है, सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट आ जाता है, तो फिर ये वर्ब लिंकिंग वर्ब कही जाएगी। क्या कही जाएगी? लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब कही जाएगी। क्लियर? जैसे मैं कहूं ही लुक्स हैंडसम, तो भी वो लुक्स जो है लिंकिंग वर्ब हो जाएगी। जैसे हम कहते हैं ही लुक्स हैंडसम, हैंडसम, तो ये भी लिंकिंग वर्ब होगी। और जब मैं ये कहता हूं आई टीच यू, आई टीच यू, तो यहां पे आई और यू अलग अलग है, और टीच जो है आई और यू दोनों को इफेक्टेड कर रही है, दो व्यक्तियों को या दो वस्तुओं को। तो ऐसी वर्ब को लिंकिंग वर्ब कहते हैं जो एक ही व्यक्ति या एक ही वस्तु को प्रभावित करे, उसे लिंकिंग कहते हैं। और जब एक ही वस्तु एक ही व्यक्ति होगी तो सब्जेक्ट तो होगा ही होगा, यानी जो सब्जेक्ट को प्रभावित करे, इसको घुमा के ऐसे कह सकते हैं। और जब ये दो के बीच में आ जाती है, दोनों को प्रभावित करती है, जैसे आई को भी और टीच को भी, तो ऐसी स्थिति में इसको नॉन लिंकिंग वर्ब कह देते हैं। ठीक है? इस तरह से है इसका। बिल्कुल ये मत सोचना कि नॉन लिंकिंग है तो किसी को जोड़ती नहीं है, यहां पे बात थोड़ी समझ में उल्टी है। लिंकिंग वर्ब केवल सब्जेक्ट से ही संबंध रखती है, उसके बाद में भी जो शब्द आता है वो भी सब्जेक्ट ही होता है या सब्जेक्ट को ही रिप्रेजेंट करता है। तो इसलिए एक से ही जुड़ जाती है, एक से जुड़ जाती है तो लिंक, जैसे पति पत्नी के रिलेशन होते हैं, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन होते हैं, एक से ही लिंकिंग रहती है तो वो लिंक कहेंगे। और एक से अधिक लिंकिंग हो जाए, जैसे वेस्टर्न कंट्रीज में होता है, तो ये कहेंगे ना वो लिंक ही नहीं है किसी से। कुछ इस तरह का सिस्टम यहाँ पे है। समझ में आ गई बात? नहीं तो कहने को तो ये भी कह सकते हैं आई और यू के बीच में लिंक बन रही है तो ये लिंकिंग वर्ब क्यों नहीं है। ऐसा यहाँ पे नहीं है, ये समझ लीजिए। चलिए अब हम लेते हैं नंबर 5 स्टेटिव वर्ब, और दूसरी होती है डायनामिक। स्टेट माने होता है अवस्था। स्टेट मीन्स क्या होता है? अवस्था। तो ये अवस्था क्रियाएं जो स्टेट वर्ब होती हैं, वो उनमें वर्ब्स ऑफ परसेप्शन भी आ जाते हैं। वर्ब्स ऑफ परसेप्शन मीन्स जैसे जो चीज नोटिस में आए, सी, हियर, टेस्ट, स्मेल, टच, फील, है ना, नो, इस तरह की वर्ब्स ऑफ परसेप्शन होती हैं। दूसरी आपकी परमानेंटल मेंटल स्टेट, जैसे दिमागी अवस्था, जैसे हैबिचुअल आते हैं उसकी हो जाए, हैबिट्स वगैरह इसमें आती हैं। इमोशनल स्टेट्स, भावनात्मक अवस्था इसी में लिखी जाएगी। स्टेटिक स्टेट्स जो स्थिर अवस्था लगातार बनी रहती है। क्लियर? परमानेंट मेंटल स्टेट में जो आपकी जो परमानेंट चीजें आती हैं वो भी इसमें आ जाती हैं। इन वर्ब को, वैसे हमारा वीडियो भी डाला हुआ है नॉन कंक्लूसिव वर्ब्स का,
तो इन वर्ब को नॉन कंक्लूसिव वर्ब कहते हैं, यानी स्टेटिव वर्ब को कंटिन्यूअस टेंसेस, ध्यान रखना मैंने कंटिन्यूअस टेंस नहीं कहा है, मैंने कहा है कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव या इम्परफेक्ट टेंसेस। इम्परफेक्ट कहा है, परफेक्ट नहीं कहा है, मैंने एक ही नाम ले लेते हैं, कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव। टेंसेस में इन वर्ब का प्रयोग नहीं होता, क्योंकि ये क्रियाएं चलने वाला एक्शन नहीं बताती जो दिखाई दे। समझ में आ गई बात? अच्छा, दूसरी होती है डायनामिक वर्ब्स। डायनामिक वर्ब वो होती है, आप जानते ही हो डायनामिक एनर्जी माने हिंदी में कहते हैं उसको गतिज ऊर्जा कहते हैं ना, मतलब चलने वाला। तो इनमें चलने वाला एक्शन होता है, तो ये वर्ब ज्यादातर कंटिन्यूअस में यूज हो जाती है ना। लगभग इसमें आने वाली सभी वर्ब कंटिन्यूअस में यूज हो जाती है। और इसमें कौन कौन सी वर्ब्स आती हैं, किस किस तरह की? एक तो इसमें टेम्परेरी वर्ब आती है, दूसरी इसमें बॉडीली सेंसेशन, जो बॉडी से अपन एक्शन करते हैं, सेंस करते हैं, और मोमेंटरी, कुछ क्रिया ऐसी होती हैं जो चल रही हैं, जैसे मैं अभी टीचिंग कर रहा हूं तो इस तरह की है। और डेलिबरेट या वॉलेंटरी एक्टिविटी, हम जानबूझ के कोई कार्य कर रहे होते हैं, यानी ये सारे कंटिन्यूअस के यहाँ पे जो क्राइटेरिया है, जो क्वालिटीज है, वो सारी कंटिन्यूअस टेंसेस की आ गई हैं। तो ये वर्ब ज्यादातर कंटिन्यूअस में यूज होती हैं, अगर यूज नहीं भी होती है तो सेंस कंटिन्यूअस का ही देती हैं। जैसे आई लिव इन इंडिया, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य हो गया, लेकिन लिव करना कोई ऐसी चीज नहीं है, ये तो कंटिन्यूअस चल रहा है, तो लिव क्रिया जो है इसी अवस्था में आ जाएगी, है ना। क्या कहते हैं उसको, दूसरा एग्जांपल भी हम ले सकते हैं, जैसे लिव की कंडीशन आएगी, इसलिए मैं एग्जांपल बदल रहा हूं कि लिव जो है स्टेटिव वर्ब भी हो सकती है और डायनामिक वर्ब भी हो सकती है, दोनों तरह से उसका यूज है। डायनामिक वर्ब में ये कह सकता हूं आई एम टीचिंग, टीच क्रिया डायनामिक वर्ब में आ जाएगी, क्योंकि ये काम कंटिन्यूस चलता है ना, अभी पढ़ा रहे हैं तो। हालांकि ये वर्ब होने को डायनामिक वर्ब कंटिन्यूअस टेंसेस के अलावा अदर टेंसेस में भी ये यूज हो सकती हैं, लेकिन इनको कंक्लूसिव वर्ब भी कहते हैं। कंक्लूसिव वर्ब माने कंटिन्यूअस में यूज हो सकती है, और नॉन कंक्लूसिव माने कंटिन्यूअस में यूज नहीं। ये किसी भी टेंस में यूज हो सकती है, कंटिन्यूअस में भी यूज हो सकती है, किसी भी टेंस में, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, किसी में भी। लेकिन ये जो स्टेटिव वर्ब है, ये 6 कंटिन्यूअस टेंसेस होते हैं, और ऑल द 6 कंटिन्यूअस टेंसेस में इन स्टेटिव वर्ब्स का यूज नहीं करते हैं। नॉन कंक्लूसिव वर्ब का वीडियो डला है, हम देख सकते हैं उसमें ज्यादा डिटेल से। उसके बाद आती है नंबर 6 पे, एक और बेस बनाया। तो ये यहाँ पे आधार बेस क्या बनाया कि कंटिन्यूअस टेंसेस में यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, उस बेस पे ये 2 तरह की हो गई, हर जगह बेस अलग अलग लिया है। अच्छा, और यहां पे ये क्या है, 6 नंबर में, 6 नंबर में ये आ जाता है इस तरह से, रेगुलर वर्ब और इर्रेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब वो होती हैं जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म ईडी या टी लग के बनती है, उनको क्या कहते हैं, रेगुलर वर्ब। और जिनकी सेकंड या थर्ड फॉर्म अन्य अन्य प्रकार से, जैसे स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट, है ना, गो, वेंट, गॉन, डू, डिड, डन, गिव, गिव, गिवन, राइज, रोज, रिजन, कहीं कैसे ही, कहीं स्पिट, स्पट, स्पट। तो इस प्रकार से ये सारी वर्ब जो ईडी लगा करके या टी लगा करके अपनी सेकंड थर्ड फॉर्म बना लेती हैं, तो उनको हम बोल देते हैं रेगुलर वर्ब, और जो अन्य प्रकार से सेकंड थर्ड फॉर्म बनाती हैं उनको बोल देते हैं इर्रेगुलर वर्ब। क्लियर? इसके बाद एक और, इसमें डिवाइडेशन तो नहीं है, लेकिन ये कुछ है वर्ब 3 तरह की ये और बता दी गई है, कॉग्नेट वर्ब और कॉजेटिव वर्ब और क्वासी पैसिव वर्ब्स। इनको हम और देखते हैं अभी। डियर स्टूडेंट्स, अभी हम 7 नंबर पे बात कर रहे हैं कॉग्नेट वर्ब। कॉग्नेट वर्ब वो वर्ब होती हैं जिनके बाद ऑब्जेक्ट लगाने की आवश्यकता नहीं होती, जिनका ऑब्जेक्ट वर्ब में ही छिपा होता है। जैसे एक एग्जांपल लेते, एक ही ले पाएंगे बेटा, वीडियो बड़ा हो रहा है, आई एम सॉरी फॉर दैट। जैसे कि ही sang ए सॉन्ग, ही sang ए सॉन्ग, इसका सेंस क्या है, उसने एक गीत गाया, है ना। और इसको हम चाहें तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ही sang
इन दोनों का सेंस आपस में कैसा है, बराबर है। ए सॉन्ग की हमें आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। ही सेंग और ही सेंग ए सॉन्ग, दोनों का सेंस, द सेंस ऑफ बोथ द सेंटेंसेस आर आइडेंटिकली इक्वल, बिल्कुल इक्वल है। देखिए आइडेंटिकल है, ये कह सकते हैं, मैंने दोनों वर्ड्स का प्रयोग कर दिया, आइडेंटिकली इक्वल, दैट मींस चलिए ठीक है। तो ऐसी वर्ब को क्या कहते हैं, कॉग्नेट वर्ब। क्या कहते हैं, कॉग्नेट वर्ब। और इस ऑब्जेक्ट को क्या कहेंगे, कॉग्नेट ऑब्जेक्ट। माने कॉग्नेट ऑब्जेक्ट को अगर सेंटेंस में से हटा दिया जाए तो सेंटेंस के सेंस पर कोई असर नहीं पड़ता है। क्लियर, ये इस तरह की हो गई कॉग्नेट वर्ब्स। लिखा भी है कॉग्नेट वर्ब के बाद कॉग्नेट ऑब्जेक्ट आता है। कॉग्नेट ऑब्जेक्ट मींस आप लगा दो तो ठीक है, ना लगा दो देन आल्सो इज करेक्ट। उसके बाद आती है कॉजेटिव वर्ब। कॉजेटिव का मतलब होता है प्रेरणा, इंस्पायर करना, ठीक है। तो इसके लिए ऐसे होता है जैसे मैंने मोहन से कमरा साफ करवाया, तो आई मेड मोहन क्लीन द रूम। तो ये भाई रूम क्लीन किसने किया, मोहन ने। लेकिन आई यहां पे क्या है, इंस्पायरर है, इंस्पायर कर रहा है, प्रेरणा दे रहा है दूसरे को, है ना। तो इसलिए यहां पे ये जो मेक वर्ब हो गई वो क्या हो गई आपकी, कॉजेटिव वर्ब हो गई। जब कोई काम किसी दूसरे से करवाते हैं उसके लिए मेक का प्रयोग करते हैं। कई परिस्थितियों में गेट या गॉट का भी यूज हो सकता है, तो एग्जाम्पल इतना ही लेंगे, ठीक है। उसके बाद में आपकी लास्टली आती है क्वासी पैसिव वर्ब्स। क्वासी पैसिव वर्ब क्या होती हैं, ये ट्रांजिटिव वर्ब होती हैं और एक्टिव में यूज की जाती हैं और सेंस पैसिव में देती हैं। जैसे कि एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, देखिए एग्जाम्पल इसका, मिल्क सेल्स ₹50 a लीटर। दूध बेचता है कि दूध बिकता है, दूध बिकता है ना, पैसिव का सेंस आया कि नहीं, बेचने वाला नहीं है ना यहाँ पे, और सेंटेंस एक्टिव का है और सेंस पैसिव का है। यानी इसका सेंस क्या आ रहा है, मिल्क इज सोल्ड ₹50 a लीटर, सेंस पैसिव का दे रहा है और सेंटेंस एक्टिव का है। तो ऐसी वर्ब्स को हम क्या कह देते हैं, क्वासी पैसिव वर्ब्स। एक और सेंटेंस इसी तरह का है, द वेदर feels very hot। अब देखिए मौसम बहुत गर्म अनुभव देता है, माने मौसम बहुत गर्म है, गर्मी का एहसास है उसमें। तो अब यहाँ पे मौसम अनुभव करता है, यहाँ पे अनुभव करने की बजाय, फील करने की बजाय फील करवाया जा रहा है। मौसम जब हॉट होता है तो फील तो हम और आप करते हैं, लेकिन यहाँ पे मौसम ही, तो यहाँ पे फील करवाना हो जाता है, मीन सेंस पैसिव का है लेकिन सेंटेंस एक्टिव का है। क्लियर। तो इस तरह की वर्ब को क्वासी पैसिव वर्ब कहते हैं, यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब होती है ये, लेकिन सेंस पैसिव में देती है और सेंटेंस एक्टिव में होता है। समझ में आ गई बात। तो इन सेंटेंसेस को ऐसे एग्जांपल दिया था, मिल्क सेल्स ₹50 a लीटर। इसको अगर आप ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं तो इस तरह से भी लिख सकते हैं मिल्क इज सोल्ड ₹50 a लीटर, ठीक है ना। अब यहां पे एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं कि इसमें ये जो वर्ब्स के काइंड्स हैं, ये वर्ब्स के काइंड कुछ एक मामलों में, जैसे यहां पे ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव का ले लेते हैं हम, तो बहुत ही कम वर्ब्स ऐसी हैं जो प्योरली
ट्रांजिटिव हैं, बहुत ही कम वर्ब्स ऐसी हैं जो प्योरली इंट्रांजिटिव हैं। वर्ब्स का एक मेजर पोर्शन ऐसा है जो यूज हम किस तरह से करते हैं, किस तरह के सेंटेंस में यूज करते हैं, उस बेस पर डिसाइड होता है वो काम क्या करती है। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, आई राइट। क्या एग्जांपल लेता हूं, यहां पे लेता हूं आई राइट, ये इंट्रांजिटिव हो गई। फिर मैं कहता हूं आई राइट नाइसली, ये एडवर्ब हो गई, तो ये ऑब्जेक्ट हो नहीं सकती, तो फिर से ये इंट्रांजिटिव हो गई। और जब मैं ये कह देता हूं आई राइट ए लेटर, अब ये ट्रांजिटिव हो गई। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये वर्ब का यूज है कि हम किस तरह से कर रहे हैं। इसी तरह फाइनाइट नॉन फाइनाइट में वर्ब का यूज है हम किस तरह से कर रहे हैं। हालांकि सारी की सारी जो हेल्पिंग ऑक्सिलरी वर्ब है वो फाइनाइट ही होती हैं, लेकिन और जो मेन वर्ब हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जितनी भी मेन वर्ब हैं उनके एफर्मेटिव सेंटेंसेस में जनरली वो क्या करती हैं, फाइनाइट का काम करने लगती हैं। फुल वर्ब भी होती हैं फाइनाइट, क्योंकि टेंस और नंबर से वो क्या कहते हैं इफेक्टेड हो जाती, प्रभावित हो जाती है। तो इस तरह से ये इनका है। बस मैं तो यही कहूंगा ये सारे वर्ब के यूजेस हैं। हाँ, इसमें जरूर रेगुलर और इरेगुलर जो वर्ब्स हैं वो तो होती हैं, वो इधर उधर नहीं होती है, बहुत कम केसेस उनके आते हैं, रेयर केसेस आते हैं, नहीं तो वो जो होती है उसी तरह से होती है। बकाया इन सब में कॉग्निटिव वर्ब भी जो होती है वही होती है। ठीक है, कॉसिव पैसिव वर्ब भी 2-4 ही हैं, ज्यादा नहीं है, 2 4 6 8। मैं ये कहना चाहता हूं ये वर्ब का यूज होता है कि हम उसको किस तरह से यूज करते हैं। और बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं, कभी कोई टीचर पूछ देता है लेक्सिकल वर्ब क्या है, कभी कोई पूछ देता है फुल वर्ब क्या है, कभी कोई पूछ देता है इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन की वर्ब क्या होती है, या इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन क्या होता है। तो इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन कंप्लीमेंट होता है। अब अगर इंट्रांजिटिव वर्ब है तो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होगा, ट्रांजिटिव वर्ब है तो ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट होगा, क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, सीधी सी बात है। इसी तरह से लिंकिंग और नॉन लिंकिंग, लिंकिंग केवल सब्जेक्ट से एक से ही जुड़ती है, और नॉन लिंकिंग सब्जेक्ट उसके बाद में दूसरी चीज आ जाती है, उन दोनों के बीच में आती है, मैंने बताया था। तो इस तरह से इनका है, आप चाहे तो वीडियो रिप्लेस करके बैक करके देख सकते हैं। और थैंक यू, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें भाई। वॉचिंग नॉन सब्सक्राइब व्यूअर से करीब 70-80% वॉचिंग आ रही है, और सब्सक्राइबर से वॉचिंग कम आ रही है। तो भैया आप जब वीडियो देख रहे हैं तो भाई डोंट यू सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो मिलते रहें बराबर। थैंक यू।